नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं द्रोड़ द विजन यूट्यूब चैनल से। मैं हूं प्रेमपाल सिंह। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस सेट में हम शामिल करते हैं पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों को और साथ ही जैसे प्रश्न जिनकी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। क्लास के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कुछ स्पेशल स्टैटिक पार्ट जो जीके का है वो हम डिस्कस करते हैं, पूरी डिटेल डिस्कस करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। जो भी स्टूडेंट अभी इस क्लास को देख रहे हैं या जो बाद में क्लास देखें उनसे मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उन चीजों को नेक्स्ट क्लास में शामिल कर लिया जाएगा अगर आप एट द टाइम नहीं पूछ पा रहे हैं तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। हम शुरू करते हैं क्लास। पहला प्रश्न है आपके सामने है पहला प्रश्न। क्या कह रहा है देखो, मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2। एक तरफ मुगल रूलर दिए हैं और दूसरी तरफ उनका मकबरा कहां पर है वो दिया है। एक तरफ दिए हैं मुगल शासक, एक तरफ दिए हैं मुगल शासक और दूसरी तरफ दिए हैं उनका मकबरा कहां है। क्या है, उनका मकबरा कहां है। ठीक है, तो ये आपको क्या बताना है, करेक्ट आंसर बताना है, मैच करना है और करेक्ट आंसर बताना है। 21वां प्रश्न है, तो बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, ये है आपके सामने। ठीक है, चलो देखो क्या कह रहा है ये। तो बाबर का मकबरा कहां है, जल्दी से बता दो, बाबर का मकबरा कहां है। बाबर का मकबरा कहां है बताओ जल्दी। बाबर का मकबरा, तो यहां पे देखो बाबर का मकबरा कहां है, काबुल। हुमायूं का मकबरा क्या है, दिल्ली। अकबर का मकबरा कहां है, सिकंदरा। जहांगीर का मकबरा कहां है, लाहौर। तो बताओ कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कौन सा आंसर होगा। मैच कर दिया मैंने, अब तो आपको पता लग गया होगा कौन सा कोड सही है। तो बाबर का दूसरा हो गया है ना, तो ये बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे आप, सभी के मकबरा याद रखने हैं। बाबर का मकबरा ध्यान रखेंगे, बाबर, बाबर जो 1526 में रूलर बना। कब बना, बाबर 1526 में शासक बना। शासक बना, कैसे बना, तो ध्यान रखेंगे 21 अप्रैल 1526 क्या होता है, क्या होता है, युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, बाबर के बीच में। बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी मर जाता है। इब्राहिम लोदी के मरने के साथ ही दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में जो अंतिम वंश था, दिल्ली सल्तनत में जो अंतिम वंश था, कौन सा वंश, लोदी, लोदी वंश। तो लोदी वंश में जो 3 शासक हुए, बहलोल लोदी है ना, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी लास्ट रूलर हुआ लोदी डायनेस्टी का, लोदी वंश का। उसको बाबर ने 1526 में हरा दिया और सत्ता दिल्ली सल्तनत से खत्म होकर मुगलों के हाथों में चली गई, मुगलों के हाथों में चली गई। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी, ये 3 रूलर हुए उसमें। तो बाबर का मकबरा काबुल में है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। और हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। ठीक है, हुमायूं, बाबर, देखिए बाबर से संबंधित जो किताब है, बाबर की जो किताब है, बाबर की जो किताब है वो है बाबरनामा, बाबरनामा। ठीक है, और हुमायूं की किताब है, हुमायूं, हुमायूं की किताब कौन सी है, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। अकबर की किताब है, अकबर की किताब कौन सी है, अकबर की किताब है अकबर नामा, अकबर नामा या आईने अकबरी, आईने
अकबरी, ठीक, ठीक है। जहांगीर, जहांगीर की किताब है, जहांगीर की किताब कौन सी है? जहांगीर की किताब है तुजुक ए जहांगीरी। कौन सी? तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी ये किताबें पूछी जाती हैं भाई। अभी तो प्रश्न आपके सामने आया है कि चलो रूलर दे दिया और उनका मकबरा कहाँ बना हुआ है ये दे दिया। आगे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक तरफ रूलर दे दिया और उनसे संबंधित जो पुस्तक है वो दे दी, मिसमैच कौन सा कर रहा है या मैच नहीं कर रहा, सुमेलित है सुमेलित नहीं है, वो पूछा जा सकता है। आप याद रखेंगे, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री? निम्नलिखित में से लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है? यानी कि चारों तरफ भूमि भूमि, समुद्र ना हो, लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है? 22वां प्रश्न आपके सामने। तो हंगरी, हंगरी क्या है? लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब हम देख लेते हैं और लैंडलॉक्ड कंट्री के बारे में। ये हंगरी है, ये हंगरी है चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई, ये हंगरी है चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई। अब यहां देखो, एशिया की लैंडलॉक्ड कंट्रीज, यूरोप की लैंडलॉक्ड कंट्रीज, अफ्रीका की लैंडलॉक्ड कंट्रीज। एशिया, यूरोप और अफ्रीका की लैंडलॉक्ड कंट्रीज कौन सी हैं? तो जल्दी से एक बार क्विकली देख लेंगे। एशिया की जो लैंडलॉक्ड कंट्री है वो अफगानिस्तान, भूटान, लाओस, नेपाल, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया और मंगोलिया। ये आपकी एशिया की लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। लैंड और यूरोप की जो लैंडलॉक्ड कंट्री है उसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, हंगरी यहां आ गया, लग्जमबर्ग, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, एंडोरा, चेक रिपब्लिक, मैसेडोनिया, मोल्डोवा, सैन मारिनो, स्लोवाकिया, बेलारूस, है ना, और वेटिकन सिटी। ये आपकी यूरोप की लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। उसके बाद अफ्रीका की लैंडलॉक्ड कंट्रीज, बुर्किना फासो, चाड, माली, रवांडा, युगांडा, जाम्बिया, बुरुंडी, लिसाथो, नाइजर, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और इथियोपिया और साउथ सुडान, दक्षिणी सुडान और स्वाजीलैंड। ये आपकी अफ्रीका की लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस? राइस सबसे ज्यादा कहां होता है? राइस सबसे ज्यादा कहां होता है? तो चावल उत्पादन में सबसे आगे चाइना है। चावल उत्पादन में सबसे आगे चाइना है। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था वेजिटेबल के प्रोडक्शन में कौन आगे है, सब्जी उत्पादन में टॉप पर कौन है, सब्जी उत्पादन में टॉप पर कौन है? तो सब्जी उत्पादन में हमने देखा चीन है, सब्जी उत्पादन में टॉप पर कौन है? चीन है। ऐसा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डेटा से हमें पता लगता है। फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य एवं कृषि संस्था जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? एफएओ का, एफएओ का हेडक्वार्टर रोम इटली में है। कहां पर है? रोम इटली में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड वेजिटेबल ऑल्सो। बहुत बढ़िया। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र के छात्रवसन के लिए एक अधिसूचना जारी करता है? Who among the following issues a notification for prorogation of the legislative session? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? 24वां बता दो फटाफट से भाई। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, बताओ जल्दी से बताओ कौन करता है सत्र की सूचना जारी? तो राष्ट्रपति करता है। तो ध्यान देंगे दोस्त, यहां ध्यान दीजिए, कोई भी सेशन, कोई भी जो सेशन है वो शुरू होने वाला है तो उसके लिए इशू करता है नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट। क्या करता है? प्रेसिडेंट। और आपको पता है जो साल का पहला सेशन होता है संसद का उसकी में भी भाषण देता है, उससे संबोधित करता है। और 5 साल बाद जो पहले लोकसभा गठित होती है, पहला दिन होता है, वहां भी राष्ट्रपति संबोधित करता है। ये संबोधन की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। अब यहां देख लो आप, ये एक सेकंड, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नॉमिनल हेड होता है। राष्ट्रपति क्या है दोस्त? नॉमिनल हेड होता है। बहुत बढ़िया भैया। नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति ही एक ऐसा है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति वो व्यक्ति है
जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, साथ ही साथ विधायिका जो केंद्र की विधायिका है जिसे संसद कहते हैं, संसद का भी अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, ऐसा मैं नहीं, भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 बोलता है कि जो भारत की एक केंद्रीय संसद होगी, विधायिका होगी, संसद होगी, और वो संसद इन तीन से मिलकर बनी होगी। संसद इन तीन से मिलकर बनी होगी, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा, है ना, और राष्ट्रपति, इन तीन से मिलकर बनी होगी। बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के कोई भी कानून नहीं बनेगा। बहुत बढ़िया भाई, आगे देखें। निम्न में से संसद में किस प्रावधान के बदलाव के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से वो कौन सा बदलाव है जिसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होगी? तो 25वें का आंसर बताना है दोस्त आपको, 25वें का आंसर बताना है। मूल अधिकार, नए राज्यों का गठन, राज्य विधान परिषद का उन्मूलन, संसद में नियम और क्रियान्वयन के लिए। तो ध्यान रखना, अगर फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, क्या? मौलिक अधिकार। अगर मौलिक अधिकार में कोई बदलाव चाहिए तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। किस की? विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, है ना। तो राज्यसभा लोकसभा का तो चाहिए ही, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, संविधान संशोधन होगा ना इसके लिए। तो राज्यों में 50% जो विधायिकाएं हैं उनका रेटिफिकेशन, सहमति, कंसेंट चाहिए। ठीक, तो फंडामेंटल राइट्स में बदलाव के लिए विशेष बहुमत चाहिए, इसलिए ये टफ काम है। बहुत बढ़िया, आगे देखें। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र का संबोधन करता है। आम चुनाव किसे कहते हैं? लोकसभा के जो चुनाव अभी 2024 में हुए, लोकसभा के चुनाव को ही आम चुनाव कहा जाता है। लोकसभा चुनाव या आम चुनाव, लोकसभा चुनाव या आम चुनाव, इंग्लिश में कहेंगे जनरल इलेक्शन, इंग्लिश में कहेंगे जनरल इलेक्शन। तो ध्यान रखना, लोकसभा के चुनाव जो 5 साल बाद होते हैं, हर 5 साल में एक बार होते हैं, उन्हें आम चुनाव, जनरल इलेक्शन, लोकसभा चुनाव कहा जाता है। और राष्ट्रपति जो होता है वो प्रत्येक आम चुनाव के बाद, यानी कि 2024 में आम चुनाव हो गए, तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद यानी कि 2024 के आम चुनाव के बाद संसद का जो पहला सेशन लगेगा, संसद का जो पहला सत्र होगा, संसद का जो पहला सत्र होगा उसकी अध्यक्षता, उसको संबोधित करेगा। तो हर 5 साल में जो चुनाव होते हैं, तो 5 साल के बाद जो पहला सेशन होता है, नई लोकसभा गठन हुई तो पहला जो सेशन हुआ संसद का, उसका संबोधन राष्ट्रपति करेंगे। बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र का संबोधन करता है। हर साल जो सेशन स्टार्ट होते हैं तो उसका जो पहला सेशन है उसमें भी संबोधन देता है। सही है। संसद के प्रत्येक सत्र का संबोधन करता है, गलत बात। हर सत्र का क्यों करेगा? तो ए और बी यानी कि डी सही है, अ और ब दोनों। ठीक है भाई, क्लियर है इतना? 3 सेशन होते हैं संसद के, 3 सेशन होते हैं संसद के। कितने सत्र होते हैं? 3 सेशन होते हैं। कैसे याद करेंगे? तो भैया BMW। कैसे याद करेंगे? तो भैया BMW। बी का मतलब हो गया बजट सेशन, एम का मतलब हो गया मानसून सेशन, और डब्ल्यू का मतलब हो गया विंटर सेशन, शीतकालीन। ठीक, लगातार 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। लगातार 2 सेशंस के बीच में, जैसे कि एक सेशन खत्म हुआ और उसके बाद से अगला सेशन जो शुरू होगा, तो इन दोनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखें। Who has been appointed as the new chairman and space secretary of ISRO? इसरो जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की स्पेस एजेंसी।
इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं और स्पेस सेक्रेटरी बनाए गए हैं। किसको बनाया गया है? सदाशिव के, वी नारायण, अशोक कुमार, सतीश चंद्रा। 27वां प्रश्न है भाई, 27वां प्रश्न है, जल्दी से बता दो। तो वी नारायणा को स्पेस सेक्रेटरी और इसरो का चेयरमैन बनाया गया है। तो वी नारायण लगभग 40 साल का अनुभव है, 40 साल का अनुभव है इनको। और जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उसमें इनकी काफी भूमिका थी। चंद्रयान 3 में इनकी काफी भूमिका थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो रॉकेट में, स्पेस क्राफ्ट में इनको 40 साल का अनुभव है, 40 साल का अनुभव है रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट में। किसमें? रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट में इनको लगभग 40 साल का अनुभव है। तो 27 का आंसर हो जाएगा बी। 27 का आंसर क्या होगा दोस्त? बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ। इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में कौन सी सूची में आता है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची में आता है। जो विषय समवर्ती सूची में आता है उस पर कानून ध्यान रखना, केंद्र सरकार भी बना सकती है, यानी कि पार्लियामेंट बना सकती है, और दूसरा राज्य सरकार भी बना सकती है, यानी कि राज्य विधानमंडल भी बना सकता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में आने वाले सब्जेक्ट की यही खास बात है कि इस पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं, जिसकी इच्छा हो। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे हम बात करें, विच इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंडिया टू अप्रूव 5-ईयर प्लान। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चली दोस्त, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चली, बोलो हाँ। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चली, पंचवर्षीय योजनाएं चली, है ना। इससे संबंधित है योजना आयोग, इससे संबंधित है योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, है ना, और प्लस राष्ट्रीय विकास परिषद, प्लस राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो पंचवर्षीय योजनाओं को फाइनल अप्रूवल देने का काम कौन करता था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करती थी दोस्त। कौन करता था बोलो? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करती थी, राष्ट्रीय विकास परिषद करती थी। क्लियर है? योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग अब डिसॉल्व हो गया है, योजना आयोग अब खत्म हो गया है। योजना आयोग को खत्म किया गया है। कब? योजना आयोग खत्म हो गया अगस्त 2014 में। अगस्त 2014 में। इसकी जगह किसने ले ली है? इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है दोस्त। इसकी जगह किसने ली है? नीति आयोग ने ली है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। ध्यान रखेंगे, जब योजना आयोग था तो इसके जो अध्यक्ष थे वो खुद प्रधानमंत्री होते थे। इसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते थे दोस्त। कौन होता था? प्रधानमंत्री होते थे। नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। ध्यान रखेंगे। आपके लिए सवाल है, आपके लिए सवाल क्या है? कृषि पर, कृषि, ऐसे याद रखें आप, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि में विकास करना था? कृषि में विकास करना था। कौन सी वो पंचवर्षीय योजना थी जिसका उद्देश्य कृषि में विकास करना था? जल्दी से बताएंगे। आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा लोकसभा जो क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो 543 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है इंडिया में, क्योंकि 543 लोग चुनकर आते हैं। इनमें से जो लद्दाख है, इनमें से जो लद्दाख है वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्र है, 1 सीट मिली हुई है इसको। ठीक है, तो लद्दाख सबसे बड़ा। हाल ही में लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। शुरू में जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी था जब ये अलग हुआ, लेकिन अब वहां पे चुनाव हो गए हैं।
अब वहां पे चुनाव हो गए हैं और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन चुके हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे देखें, मौर्योत्तर कालीन साहित्य के बारे में हम बात करेंगे। ये स्पेशल टॉपिक है जो आपको याद रखना है। मौर्योत्तर कालीन साहित्य, पुस्तक का नाम और लेखक, तो महाभाष्य ये पुस्तक का नाम है। पुस्तक का नाम क्या है? महाभाष्य। किसने लिखी? पतंजलि ने, रट लेना एकदम। चरक संहिता किसने लिखी? ऋषि चरक ने। नाट्य शास्त्र किसने लिखा? भरत ने। सौंदरानंद किसने लिखा? अश्वघोष ने। और बुद्धि चरित्र किसने लिखा? अश्वघोष ने। और स्वाप्नवशवादता भास ने लिखा। गाथा सप्तशती हाल में लिखा। कांतंत्र किसने लिखा? सर्ववर्मन ने। बिल्कुल रट लेना है, ये साहित्य की किताबें पूछी जाती हैं। अब हम बात करेंगे रेशम मार्ग के बारे में। सिल्क रूट के नाम से आप इसे जानते हैं। क्या है ये? तो रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यापारिक सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था, या इस मार्ग से व्यापार होता था जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। तो सिल्क रूट में, सिल्क रूट के जरिए व्यापार होता था, रेशम मार्ग के जरिए व्यापार होता था। एशिया, यूरोप, अफ्रीका आपस में जुड़े हुए थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है, जो चीन से होकर पश्चिम की ओर पहले मध्य एशिया में और फिर यूरोप में जाता था, जिससे निकलती एक शाखा भारत की ओर जाती थी। रेशम मार्ग का जमीनी हिस्सा 6500 किलोमीटर लंबा था और इसका नाम चीन के रेशम के नाम पर पड़ा, जिसका व्यापार इस मार्ग की मुख्य विशेषता थी। तो ये है आपका सिल्क रूट, जिससे प्राचीन काल और मध्यकाल में व्यापार होता था और इस रूट से एशिया, यूरोप और अफ्रीका आपस में कनेक्ट थे व्यापार के उद्देश्य से और संस्कृति के उद्देश्य से। ठीक है भाई, तो ये हमने डिस्कस किया। आई होप चीजें क्लियर है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।